हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे राजा की है। रतनपुर शहर में चंद्रगुप्त नाम का एक राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे जो बड़े वीर और पराक्रमी थे। उसके चारों पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र का नाम मदन सेन था। मदन सेन की जो पत्नी थी उसका नाम चंद्रप्रभा था। चंद्रप्रभा भी दोस्तों बहुत सुंदर और गुणवान थी। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक बार की बात है दोस्तों, चंद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र मदन सेन को किसी कारणवश मदन सेन से कोई गलती हुई और चंद्रगुप्त ने उसे 12 वर्ष का अपने देश से निकाला दे दिया कि तुम 12 वर्ष का बाहर वन में रहकर आओ और 12 वर्ष के बाद इस मेरी राजधानी में वापस आना। वह उदास होकर अपने महल में आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। चंद्रप्रभा ने कहा कि स्वामी, आप मुझे भी साथ ले चलो। इस पर दोस्तों राजा मदन सेन ने कहा कि नहीं रानी, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि जंगल का रास्ता बड़ा कठिन है। 12 वर्ष आसानी से नहीं कटेंगे। मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन दोस्तों चंद्रप्रभा नहीं मानी और उसने उसको देखकर, उसके हठ को देखकर राजा मदन सेन मान गया। अगले ही दिन दोनों एक भयानक जंगल में चले गए। वहाँ से काफ़ी दूर आगे दूसरे राज्य में चंद्रप्रभा और राजा मदन सेन दोनों चले गए। वहाँ पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे दोनों आराम करने लग गए। पेड़ की ठंडी ठंडी हवा से जैसे ही दोनों को नींद आई तो क्या होता है दोस्तों, अचानक एक बड़ा सांप आता है और रानी चंद्रप्रभा को डस देता है। कुछ समय के पश्चात रानी चंद्रप्रभा तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जब मदन सेन को होश आता है तो वो देखता है कि एक बड़ा सा, जब मदन सेन नींद से जागता है तो वो देखता है एक बड़ा सा सांप वहाँ से जा रहा है और रानी चंद्रप्रभा की मृत्यु हो चुकी है। तो वह जोर जोर से विलाप करने लगता है। उसका रोना सुनकर जंगल के जीव जंतु भी रोने लगे। मदन सेन कह रहा था कि मैं जी कर अब क्या करूँगा। मुझे मेरे पिता ने 12 वर्ष का देश निकाला दे दिया। मैं अपनी पत्नी को लेकर जंगल में आया था पर अब ये भी मर चुकी है। अब मैं जी कर क्या करूँगा। और उसने जंगल में सारी लकड़ियाँ एकत्रित कर ली और लकड़ियों की चिता बनाकर उस पे रानी चंद्रप्रभा को रखा और जोर जोर से रोने लगा कि अब मैं भी मर जाऊंगा, इसके साथ ही मैं भी जल जाऊंगा। जैसे ही दोस्तों वो आग लगाने ही वाला था चिता में कि शिव पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती से रहा नहीं गया, उसको मदन सेन पर ऊपर दया आ गई। वह बोली, हे स्वामी, इसकी मृत रानी को जिंदा कर दो। भोले बाबा ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो इसने भोग ली। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और भोले बाबा ने मृत संजीवनी से रानी को जिंदा करने का फैसला किया। फिर भोले बाबा ने मदन सेन से कहा कि ठीक है, तेरी पत्नी की आयु 20 वर्ष थी सो ये मर गई है। यदि तू संकल्प करके अपनी आधी उम्र अपनी रानी को दे देता है तो मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ। शिवजी की बात सुनकर भगवान भोले बाबा ने साधु का भेष बना रखा था और माता पार्वती भी एक साधारण सी स्त्री के भेष में थी। शिवजी की बात सुनकर मदन सेन ने स्वीकृति देकर कहा कि हे साधु महाराज, मैं संकल्प लेकर जल देता हूँ। तो भगवान शंकर ने जो राजा मदन सेन था उसके हाथ पर जल दिया और संकल्प लेने से पहले, रानी के जिंदा होने से पहले भोले बाबा ने कहा कि अगर तुझे कभी जिंदगी में ज़रूरत पड़ी तो तू ये संकल्प रानी के द्वारा वापस भी ले सकता है।
लेकिन सावधान पुत्र, रानी से ये बात बिल्कुल भी मत कहना कि तुझे सांप ने काटा था और तूने उसको अपनी आधी उम्र दी थी, क्योंकि ये तेरा आगे चलकर बहुत काम आएगी ये चीज़। पर रानी से कहना मत, किसी समय ये तेरे बड़े काम आएगी। ऐसा कहकर संकल्प का पानी जैसे ही हाथ से छोड़ा रानी पर छिड़का तो रानी जिंदा हो गई और साधु और माता पार्वती और शिवजी रूपी साधु वो अंतर्ध्यान हो गए। रानी जिंदा हो गई और कहने लगी कि स्वामी, मैं आज बहुत देर तक सोई थी। मदन सेन बहुत खुश हुआ रानी को देखकर और दोनों वहाँ से खुशी खुशी चल पड़े। बहुत दिनों के बाद उनको एक अन्य राज्य में एक नौजवान फकीर की कुटिया दिखाई दी, जो कि हुक्का पी रहा था। वो बहुत ही सुंदर नौजवान फकीर था। तो दोस्तों, उस फकीर को देखकर जो चंद्रप्रभा रानी थी वो मोहित हो गई। दोस्तों, मदन सेन ने अपनी रानी से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर तुझे भी पानी पीना है तो मैं कुएं से पानी भर कर लाता हूँ। इस पर चंद्रप्रभा ने कहा कि नहीं स्वामी, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे प्यास नहीं है, आप ही पानी पी लो। मदन सेन जैसे ही कुएं की तरफ बढ़ा पानी पीने के लिए, तो चंद्रप्रभा उस फकीर की आंखों में, दोनों में एक दूसरे को देखकर गलत भावना दिल में आ गई। फकीर को देखकर रानी चंद्रप्रभा कहती है कि महाराज, आपके तो बड़े मज़े हैं, आप इस कुटिया में कितने आराम से रहते हैं। फकीर ने चंद्रप्रभा से कहा कि तू भी मेरे साथ आराम से रह सकती है। तो इस पर चंद्रप्रभा कहती है कि मन तो मेरा भी कर रहा है फकीर साहब कि आपके साथ रहूं, पर ये जो मेरा पति है इसका मैं क्या करूं। इस पर दोस्तों वो फकीर कहता है कि अपने पति को इसी कुएं में धक्का देकर आ जाओ और हम दोनों बड़े मज़े से रहेंगे। चंद्रप्रभा ऐसा ही करती है और जब उसका स्वामी मदन सेन पानी पीकर वापस लौटता है तो चंद्रप्रभा कहती है कि हे स्वामी, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। इस पर मदन सेन कहता कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, तूने तो मना कर दिया पानी पीने के लिए। लेकिन चंद्रप्रभा कहती है कि हे स्वामी, अभी मुझे भी प्यास लगी है, आप कृपया मुझे कुएं से पानी निकाल कर दे दें। चंद्रप्रभा अपने स्वामी मदन सेन के पीछे पीछे चलती है। दोस्तों, जैसे ही मदन सेन कुएं में पानी लेने के लिए झुका, कुआं बहुत गहराई वाला था। चंद्रप्रभा ने पीठ से अपने पति मदन सेन को धक्का दिया और उसको कुएं में गिरा दिया और खुद चलकर उस फकीर के पास आ गई। दोनों बहुत खुश हुए। फकीर चंद्रप्रभा को लेकर दूसरे राज्य में चला गया। इधर क्या होता है दोस्तों कि जो मदन सेन था, चंद्रप्रभा ने जब उसको धक्का दिया कुएं के अंदर, तो वो कुएं से बहुत नीचे वहाँ पे जो लोहे की रस्सी पड़ी हुई थी कुएं से 2-3, संयोगवश वो राजा मदन सेन उस रस्सी को पकड़ लेता है और उसी के सहारे खड़ा रहता है। कुछ समय के पश्चात वहाँ एक बंजारों का झुंड आता है। वो पानी पीने के लिए बाल्टी को फेंकते हैं, लेकिन बाल्टी को वो जो राजा मदन सेन होता है वो पकड़ लेता है। बंजारे देखकर डर जाते हैं, तो वो नीचे से आवाज़ लगाता है कि भाई डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं राजा मदन सेन हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। बंजारों का झुंड 2-4 रस्से और फेंकते हैं कुएं के अंदर और राजा मदन सेन को बाहर निकालते हैं। राजा मदन सेन बंजारों से अपनी पूरी कहानी बताते हैं। बंजारों को उसके ऊपर दया आ जाती है और बंजारे उसको लेकर दूसरे राज्य में चले जाते हैं। इधर क्या होता है दोस्तों कि जिस राज्य में चंद्रप्रभा और वो फकीर गए होते हैं, वहीं वो जो होता है राजा मदन सेन, वो भी पहुंच जाता है बंजारों के साथ। वो बहुत ही सुंदर नगर था दोस्तों। वहाँ पे चंद्रप्रभा को वो जो फकीर था वो नाच गाने में इतना उसको
इतना चुस्त बना देता है कि चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर नर्तकी बन गई और गाना भी बहुत सुंदर गाने लगी। उस राज्य का जो राजा था वो अक्सर चंद्रप्रभा का नृत्य सुनता था और उसके गाना वाना भी सुनता था। अब वो बंजारों के साथ जैसे ही वो उस नगर में गया तो उस मदन सेन ने बंजारों से कहा कि भाई ये बहुत ही सुंदर नगर है, बहुत दिनों के बाद मुझे इतना सुंदर राज्य मिला हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी राज्य में नौकरी करूँ और अपने पेट का निर्वाह करूँ। बंजारे उसको छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पे वो एक साहूकार, एक जो बड़ा सेठ था, उसके यहाँ नौकरी करने लगता है। मदन सेन था ही बहुत चुस्त चालाक नौजवान। उसने बड़ी ईमानदारी के साथ एक सेठ की नौकरी की और नौकरी करते करते वो सेठ का चहेता मुनीम बन गया, क्योंकि मदन सेन के आने से उसको दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति उस सेठ की हो रही थी। सेठ भी मदन सेन को बहुत प्यार करने लगा। तो एक दिन सेठ ने मदन सेन से कहा कि देखो मदन सेन, इस राज्य का जो राजा है, आज उसने एक बहुत सुंदर नर्तकी है, उसका नृत्य रखा हुआ है रात को, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हम सब कारोबारियों और सेठों के साथ वहाँ महफिल में चले। महफिल में वो भी मदन सेन भी उनके कारोबारियों के साथ पहुँच गया। चंद्रप्रभा ने वहाँ बहुत सुंदर नृत्य करना शुरू किया और गाना भी गाना शुरू किया। उसके नृत्य से सभी लोग उसको भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ दान देने लगे। इस पर राजा मदन सेन ने अपने हीरे से अंगूठी, जड़ी हुई अंगूठी जिस पे उसका नाम लिखा था, वो चंद्रप्रभा को सौंप दी। चंद्रप्रभा उसको देखते ही समझ गई कि अभी भी वो मदन सेन जिंदा है, जिसको मैंने कुएं में धक्का दिया था, और वो बहुत चालाक औरत थी। चंद्रप्रभा ने क्या किया कि एक चटक मटक करती हुई रागनी राजा के सामने लचकती कमर में गाने लगी, जिसको देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने चंद्रप्रभा से कहा कि कहो नर्तकी, तुम्हें क्या चाहिए। नर्तकी ने कहा कि जब तक आप मुझे वचन नहीं देते मैं अपनी बात, मन की बात नहीं कहूँगी। राजा ने को वचनबद्ध कराकर चंद्रप्रभा ने कहा कि महाराज, आपकी सभा पे मेरा एक चोर है, आप उसको मृत्यु दंड दे दें। राजा ने कहा कि उस चोर को मेरे सामने लाया जाए। चंद्रप्रभा ने राजा मदन सेन को हाथ से पकड़ा और कहा कि महाराज, ये मेरा चोर है, इसको फांसी की सजा दिए जाए। राजा ने कोई भी बात बिना सुने मदन सेन को अपने जलादों के हवाले किया कि इसको अभी तुरंत फांसी दे दी जाए। अब उसको देखकर उसका जो सेठ था वो उसके पास आया और कहा कि तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है। तब सेठ को उस मदन सेन ने कहा कि मैंने इसका कुछ भी नहीं चुराया है, आप राजा को मेरी दो बात सुनने के लिए मनवा दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तभी सारे कारोबारी और सेठ एक हो जाते हैं और राजा को कहते हैं कि आज आपको न्याय करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके देश से बाहर, इस राज्य से बाहर चले जाएंगे। आपने हमारे निर्दोष मुनीम को ऐसे ही फांसी की सजा दे दी, आप उसकी दो बातें सुन लीजिए। राजा, नर्तकी और सारे सेठ, सारा दरबार इकट्ठा हो जाता है और उस मुनीम को लाया जाता है। तब मुनीम राजा से कहता है कि हे महाराज, ये नर्तकी मेरी पत्नी है, लेकिन नर्तकी कहती है कि ये झूठ कह रहा है। तब जो राजा मदन सेन होता है वो बोलता है कि महाराज, इसके चलो कोई बात नहीं, अगर आप मेरी पत्नी नहीं हो और आपने मेरे साथ नहीं रहना है तो आप हाथों में जल ग्रहण करके कहें कि जो भी मैंने तुझे रास्ते में वस्तु दी थी उसका संकल्प लेकर मैं तुझे लौटाती हूँ। नर्तकी ने कहा कि ठीक है, उसके बाद आप मुझे फांसी दे देना। जैसे ही हाथों में पानी लिया, संकल्प के लिए नर्तकी को राजा ने पानी दिया। अचानक से जैसे ही नर्तकी ने कहा कि जो वस्तु भी इस चोर ने मुझे रास्ते में दी थी वो ये इसको तुरंत मिल जाए, संकल्प लेके जैसे ही पानी छोड़ा और नर्तकी वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। सारा दरबार हैरान हो जाता है। राजा ने इस बारे में मदन सेन से पूछा तो मदन सेन ने पूरी कहानी सुना दी कि कैसे मैंने सत्य, निष्ठा और धोखा पूरी जिंदगी भर इससे खाया। और राजकुमार और राजा मदन सेन रोने लगा। राजा
उस राजा मदन सेन की सत्यनिष्ठा से बहुत और प्रेम से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस जो फकीर था उसको फांसी दे दी गई और राजा ने उसको अपने गले लगाया। राजा ने कहा कि हे मदन सेन, मेरी इकलौती कन्या है, इसलिए मैं अपनी कन्या का विवाह तुझ जैसे धर्मात्मा सत्यनिष्ठावान से करवाना चाहता हूँ। और राजा ने मदन सेन का विवाह अपनी पुत्री के साथ करवा कर राजा मदन सेन के साथ अपनी पुत्री का विवाह बहुत धूमधाम से करवाया और उसको अपने राज्य का राजा बना दिया। तो देखा दोस्तों आप सबने, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे राजा मदन सेन ने रानी के ऊपर दया करी, उसको अपनी आधी उम्र दी और रानी ने कितना बड़ा छल उसके साथ किया, धोखा किया। तो ये कथा दोस्तों प्रेम, धोखा और धर्म की अद्भुत कहानी है और ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और फरेब से हमें कभी सफलता नहीं मिलती। सत्य की राह में भले ही कितनी कठिनाइयाँ आ जाए, लेकिन एक ना एक दिन सत्य की जीत अवश्य होती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।